किसी सेल में ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ कण हो सकते हैं। कण का मतलब होता है, कण कोई परमाणु हो सकता है, कोई अणु हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। कण शब्द जहाँ आए तो मतलब ये है कि परमाणु, अणु अथवा आयनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो किसी यूनिट सेल में कण हो सकते हैं। इस यूनिट सेल एक घन है, इस क्यूब के कॉर्नर पर, इसको हम यूनिट सेल भी बोलते हैं, तो ये कॉर्नर पर हो सकते हैं। कॉर्नर के अलावा किसी घन के फलक पर हो सकते हैं। फलक के अलावा इस किनारे पर हो सकते हैं। किनारे के अलावा एकांतर फलकों के दो समांतर फलकों के मध्य में भी हो सकते हैं। दो समांतर फलकों के मध्य में भी हो सकते हैं। अब ये देखते हैं कि जो ये कण होता है वो कण कहाँ पर स्थित है और उसका उस क्रिस्टल जालक के लिए क्या महत्व होता है। यदि मान लीजिए कण कॉर्नर पर स्थित है, कॉर्नर से मतलब है कोना, यदि कण कोनों पर स्थित है, कोनों पर स्थित होता है, जैसे ये कण है, ये कॉर्नर पर स्थित कण है, तो कॉर्नर पर स्थित कण किसी क्रिस्टल जालक के, जिससे एक बड़ा जालक बनता है, 8 अन्य क्रिस्टल इकाई सेलों के संपर्क में आता है। जैसे ये कॉर्नर हो गया, अब इस कॉर्नर जो है ये है, तो 8 अन्य इसी प्रकार के घनों के संपर्क में आता है। यानी यह कितने घनों के संपर्क में रहता है कुल, तो 8 घनों के संपर्क में रहता है, यानी 8 घनों के साझे में रहता है। इसलिए इस कण को प्राप्त जो इस यूनिट सेल के लिए अंश होगा तो कौन सा होता है, 1/8वां अंश प्राप्त होगा। यानी जब किसी घन के कॉर्नर पर, कोनों पर कण स्थित है, वह कण अपने अन्य 8 यूनिट सेलों के साझे में है, तो एक यूनिट सेल को कितना अंश प्राप्त होगा, 1/8वां अंश प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई कण किसी घन के फलक पर रहता है, किसी घन के फलक पर रहता है, ये फलक है, जिनसे क्रिस्टल बंधा होता है उन्हें फलक कहते हैं। ये द्विविमीय तल होते हैं, ठीक। फलक, जब किसी फलक पर कण होता है, इस प्रकार से फलक पर स्थित कण दो घनों के संपर्क में केवल आता है। इसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कण है और इसके बाद ये इसके ऊपर क्रिस्टल आ गया, ये केवल कितने संपर्क बनाता है, एक इससे और एक, तो कितने के साझे में है, 2 के। तो यहाँ पर स्थित कण जो होता है वह 2 यूनिट सेलों के साझे में होता है। इसलिए इस यूनिट सेल को कौन सा अंश प्राप्त होता है, 1/2 अंश प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए कि जो एक कण है जिसको हम परमाणु अणु कहते हैं, ये किसी सेल के किनारे पर हो, कहाँ स्थित हो, किनारे पर स्थित हो, तो उसको कौन सा अंश मिलेगा, ये सेल है, इस सेल में यहाँ पर ये किनारा है, किनारे पर जो कण स्थित होता है वह कण कुल 4 यूनिट सेलों के संपर्क में आ सकता है। कितने यूनिट सेलों के, 4 यूनिट सेलों के, अभी एक स्थान ये खाली है, 4 यूनिट सेलों के संपर्क में आ सकता है। इसलिए इस किनारे पर स्थित एक कण को एक एकक सेल, एक घन के लिए केवल कौन सा अंश प्राप्त होता है, 1/4 अंश प्राप्त होता है। अब यदि मान लीजिए कि ये घन है, अब इस घन के केंद्र पर, ये केंद्र है इसका, इस घन के केंद्र पर कोई कण स्थित हो, यहाँ पर ये केंद्र है और ये केंद्र पर कोई कण स्थित हो, तो यह है अन्य से इसके अंदर, इस घन है और घन के अंदर इस कण को डाल दिया जाए, तो इस कण को डालने पर यह चारों ओर से किसी भी यूनिट सेलों के संपर्क में नहीं आता है, क्योंकि इसके केंद्र में है। इसलिए जब कोई कण किसी घन के केंद्र पर स्थित होता है तो उस यूनिट सेल के लिए उसका 100% योगदान होता है, मतलब जितने कण रहेंगे उतना। तो एक कण है यहाँ पर, तो एक संपूर्ण योगदान होता है। ठीक दोस्तों, हम लोग क्या सीखे कि किसी घन के, घन से मतलब है यहाँ अपने केमिस्ट्री में यूनिट सेल, इकाई सेल, यदि
इकाई सेल के कोनों पर, कोनों पर कोई कण स्थित है तो यह अन्य इसी प्रकार के 8 कुल सेलों के 8 कुल घनों के संपर्क में आता है। इस यूनिट सेल के लिए एक कण का योगदान होता है 1/8वां अंश। जब फलक पर होता है तो फलक केवल 2 यूनिट सेलों के संपर्क में आता है, तो इसका योगदान होता है 1 यूनिट सेल के लिए इस कण का 1/2 अंश। इसी प्रकार से जब वह किसी किनारे पर रहता है तो वह अन्य 4 इकाई सेलों के संपर्क में आ जाता है और उसका योगदान होता है इस यूनिट सेल का जो साझा होता है, कितने होता है 1/4 का होता है। उसी प्रकार जब कोई कण घन के केंद्र पर होता है तो वह किसी अन्य यूनिट सेलों के साझे में नहीं रहता है, इसलिए उसका योगदान होता है 100% होता है। धन्यवाद दोस्तों।